जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 14 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में हुए आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शंस में किस पार्टी ने जीत हासिल की है। आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने यानी बीएनपी पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की है। तो बीएनपी पार्टी और उसके गठबंधन ने 299 सीटों में से 212 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि वहां पर बहुमत के लिए 150 सीटों की जरूरत थी। तो बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें प्राप्त की हैं बीएनपी और उसके गठबंधन ने। और वहां पर एक और पार्टी है जिसका नाम है जमात ए इस्लामी। तो इस पार्टी के नेतृत्व में 11 दलों का गठबंधन था, तो उसको मात्र 77 सीटें प्राप्त हुई हैं। बीएनपी को जीत हासिल हुई है। तो बीएनपी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं तारिक रहमान, वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले 35 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। इससे पहले खालिदा जिया और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनती नहीं है। अब तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तारिक रहमान की अगर हम बात करें तो यह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोला जाता है, जिसमें 350 सीटें हैं। तो 300 सीटों पर चुनाव होता है और जो बाकी 50 सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं यानी रिजर्व होती हैं। बांग्लादेश की बात करें तो पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की थी इसने 26 मार्च 1971 को, और राजधानी इसकी ढाका है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और वहाँ की सरकार के मुख्य सलाहकार थे अब तक मोहम्मद यूनिस। अब तारिक रहमान वहाँ के नए प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये शायद मुख्य सलाहकार वाला जो पद है ये हट सकता है। करेंसी क्या है बांग्लादेश की? टका। दोस्तों, भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर की, और सबसे ज़्यादा सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है 2217 किलोमीटर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर हो जाएगा 91। तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 को जारी किया गया है। इसमें 182 देशों का मूल्यांकन किया गया है और इसमें स्कोर दिया जाता है। जिसका जितना कम स्कोर होगा वो उतना ही अधिक भ्रष्ट होगा, और जिसका जितना अधिक स्कोर होगा वो उतना ही कम भ्रष्ट होगा। जैसे अगर किसी देश का जो स्कोर है वो 0 है तो वो सबसे भ्रष्ट माना जाएगा। अगर किसी का स्कोर 100 है तो वो सबसे कम भ्रष्ट माना जाएगा। तो भारत 91 नंबर पर रहा है और भारत का स्कोर 39 रहा है। अगर हम टॉप 5 देशों की बात करें तो डेनमार्क पहले, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर सिंगापुर, चौथे पर न्यूजीलैंड और 5वें नंबर पर नॉर्वे रहा है। यानी ये दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देश हैं। और सबसे अधिक भ्रष्ट देशों की बात करें तो सोमालिया, साउथ सूडान और वेनेजुएला है। कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 को जारी किया गया था। इसमें भारत ने 45वां स्थान हासिल किया है, जबकि पहला स्थान अमेरिका को हासिल हुआ है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत 154 देशों में 16वें स्थान पर रहा है, जबकि पहला स्थान सिंगापुर को हासिल हुआ था। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में मंगलुरु भारत में टॉप पर, और विश्व में टॉप पर पहले स्थान पर कौन रहा है? किंगदाओ, जो कि चाइना में है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 6वें स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर चाइना रहा है। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में महाराष्ट्र को पहला स्थान हासिल हुआ है। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 80वें स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है। अवतार ग्रुप की रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर माना गया है बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 114 राफेल फाइटर जेट खरीद डील को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस से भारत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है।
तो इस डील को मंजूरी हाल ही में भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने प्रदान की है। इस डील के तहत 18 रेडी टू फ्लाइट जेट्स भारत आएंगे, बाकी भारत में बनाए जाएंगे, यानी 91 राफेल विमान जो हैं वो भारत में बनाए जाएंगे और 18 रेडी टू फ्लाइट जेट्स फ्रांस से भारत में लाए जाएंगे। ठीक है, राफेल डील पूरी होने के बाद भारतीय वायुसेना के पास 150 राफेल जेट हो जाएंगे। राफेल विमान किस कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे हैं? तो दसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो कि फ्रांस की कंपनी है। इससे पहले साल 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए डील की थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक या ADB ने किस राज्य में बाढ़ प्रबंधन मजबूत करने के लिए 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम में बाढ़ और नदी तट कटाव के मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। इसका उद्देश्य है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बार बार आने वाली बाढ़ से असम की जो आर्थिक स्थिरता है उसको मजबूत करना। बात हुई है यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की या ADB की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ये सहायता करता है। वर्तमान में इसके मेंबर हैं 69 और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? जापान के मसातो कांडा। असम के बारे में अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने अल्विन कुर्ती के नेतृत्व वाली नई सरकार को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा कोसोवो। तो जो कोसोवो देश है उस देश की संसद ने अल्विन कुर्ती के नेतृत्व वाली सरकार को मंजूरी दी है। तो कोसोवो की संसद में 120 मेंबर हैं, ये बात आप नोट कर सकते हैं। तो बहुत दिनों से वहाँ पर यानी कि कोसोवो देश में राजनीतिक गतिरोध बना हुआ था, तो अब नई सरकार का गठन हुआ है जिसका नेतृत्व अल्विन कुर्ती कर रहे हैं। कोसोवो की बात कर लेते हैं तो कोसोवो दक्षिण पूर्व यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित एक आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त देश है। 2008 में इस देश ने सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसकी राजधानी प्रिस्टिना है और आधिकारिक मुद्रा है यूरो और इसे संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे जापान की PM बनी है सनाए ताकाइची। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी बने हैं। यमन के PM सया मोहसिन अल जिंदानी बने हैं। गिनी के राष्ट्रपति ममाडी डोम्बोया बने हैं। चेक रिपब्लिक के PM बने हैं आंद्रेज बाबिस। कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया बने हैं जो कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं। और आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी है कैथरीन कॉनॉली। हाल ही में किस देश को कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान सौंपी गई है? आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान किसे सौंपी गई है? इंडिया को सौंपी गई है और ये अपने आप में ऐतिहासिक है, यानी भारत को पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान मिली है। यह टास्क फोर्स कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत काम करती है जिसमें दुनिया के 47 देश शामिल हैं। और कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की स्थापना 2023 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों को समुद्री सुरक्षा से जुड़ी ट्रेनिंग देना और उनकी क्षमता को मजबूत करना। यानी कि ये जो कंबाइंड टास्क फोर्स 154 है इसमें 47 देश शामिल हैं और ये समुद्री सुरक्षा से जुड़ी हुई ट्रेनिंग प्रदान करते हैं और इसके अलावा समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत करते हैं। यह टास्क फोर्स खासतौर पर मध्य पूर्व और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है और ये समुद्री डकैती रोधी अभियानों पर भी केंद्रित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। किस कंपनी ने भारत में पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बॉब कार्ड लिमिटेड ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बॉब कार्ड ने ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
यानी कि इस कार्ड का इस्तेमाल दृष्टिबाधित लोग कर सकते हैं। ब्रेल लिपि की बात हुई है तो ब्रेल लिपि दृष्टिहीन के लिए स्पर्श आधारित लेखन प्रणाली है, यानी कि जो दृष्टिहीन लोग होते हैं वो इसको छू कर या स्पर्श करके अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, और ये ब्रेल लिपि उन्हीं के लिए बनाई गई है। इसमें उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा और लिखा जाता है। यह लिपि 1825 में लुई ब्रेल के द्वारा बनाई गई थी और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए राज्य का पहला ब्रेल लिपि पुस्तकालय लखनऊ में स्थापित किया है। अब यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात हुई थी, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। सायजी राव गायकवाड़ तृतीय ने इसकी स्थापना की थी। बड़ौदा गुजरात में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं देवदत्त चंद। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। आर्कटिक सेंट्री मिशन किसने शुरू किया है? तो नाटो के द्वारा हाल ही में आर्कटिक सेंट्री मिशन को शुरू किया गया है। तो आर्कटिक में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए नाटो के द्वारा आर्कटिक सेंट्री मिशन को शुरू किया गया है। बात हुई है नाटो की, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में इसके मेंबर 32 हैं और सबसे नया सदस्य है स्वीडन, जो कि 2024 में इसमें शामिल हुआ था। नाटो की संधि का एक आर्टिकल है जिसे आर्टिकल 5 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि नाटो के जो मेंबर हैं उनमें से अगर कोई भी देश कोई दूसरा देश इन पर अटैक करता है तो ये अटैक नाटो के सभी सदस्यों पर माना जाएगा। वर्तमान में मार्क रूटे नाटो के महासचिव हैं। सरला माहेश्वरी का निधन हो गया है। वह कौन थी? तो वह एक न्यूज एंकर थी, काफी प्रसिद्ध न्यूज एंकर थी, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो दूरदर्शन की दिग्गज एंकर। अगला क्वेश्चन है सरला माहेश्वरी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक न्यूज एंकर थी, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है 12 फरवरी 2026 को। और दोस्तों वह दूरदर्शन की दिग्गज एंकर रही हैं। सरला माहेश्वरी 1980 से 90 के दशक में डीडी न्यूज की सबसे लोकप्रिय एंकर थी और 1976 से 2005 तक दूरदर्शन समाचार में रही हैं। यहाँ पर दूरदर्शन की बात हुई है तो इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को ऑल इंडिया रेडियो के तहत हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो को अब आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। दूरदर्शन की पहली न्यूज एंकर कौन थी? प्रतिमा पुरी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। हाल ही में हुए निधन एक बार रिवाइज करते हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन हुआ है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ का निधन हुआ है। फ्रांस की अभिनेत्री और गायिका ब्रिगिट वारडॉट का निधन हुआ है। इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी रॉबिन स्मिथ का निधन हुआ है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का निधन हुआ है। हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हुआ है। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र देओल का हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्रू 12 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा हाल ही में क्रू 12 मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है। ठीक है, ये सभी यात्री स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्षयान में सवार होकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए भेजे गए हैं और इसमें फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। बात करें अगर हम नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पर आपको लूसेंट जीके फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। FEV 600 कूपन कोड यूज करना है। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक।
और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा। ये राजा गुप्ता सर का बैच है। रिपब्लिक 900 कूपन कोड यूज करना है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो आपको लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, तो इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 12 मंथ्स 100 कूपन कोड यूज करना। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का कॉम्बो पैक मिलेगा, जिसमें आपको सभी मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक एक ही जगह मिल जाएगी। तो इसके लिए भी आपको वही कूपन कोड यूज करना है, यानी 12 मंथ्स 100। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। और ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट जिला चुना गया है? बालाघाट, मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत और चीन के बीच रणनीतिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। हाल ही में किस भारतीय फोटोग्राफर को नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में जगह मिली है? रम्या श्रीराम। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त इन सीटू हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है? थाईलैंड। हाल ही में भारत ने किसके साथ सोशल सिक्योरिटी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूनाइटेड किंगडम। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने किस राज्य का पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया है? गोवा। दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा बनने जा रहा है? मैजेंटा लाइन। भारत की पहली संगीतमय सड़क या म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई। चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। पी रमैया कौन थे जिनका निधन हो गया है? पत्रकार। भारत के कुछ इंपॉर्टेंट रामसर स्थल डिस्कस करते हैं। तो कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड सोलर फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में। नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में। तबा जलाशय मध्य प्रदेश में। काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। और खेचोपलरी झील सिक्किम में। सक्करा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। तो ये रामसर स्थल हैं जो हाल फिलहाल में घोषित किए गए हैं। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था मुंबई, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मुंबई बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिलेंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपके हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, तो इसको भी जा करके प्राप्त कर सकते हैं।